as well. Okay, fine. Is it clear with this, everyone? सबको क्लियर है? Okay. So good question by the way. बहुत बढ़िया सवाल है. अच्छा. लास्ट लेक्चर में हमने क्या एनालाइज किया था उसको एक बार हम समराइज करते हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था. हाँ. सर एक ही मिनट है. ठीक. डन सर. प्रांजल देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में क्या किया था. लास्ट लेक्चर में हमने कोलिजन का कंसेप्ट पढ़ा था प्रोजेक्टाइल के साथ इंक्लूड करके, और मैंने आपको बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप ये सरफेस का ई पकड़ लो. सो अगर मैं यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फायर करता हूँ, पहला प्रोजेक्टाइल अगर मेरा ऐसा है, तो कोलाइड करने के बाद जो प्रोजेक्टाइल बनेगा वो इससे थोड़ा नीचे चला जाएगा. इसके बाद का प्रोजेक्टाइल होगा वो और थोड़ा नीचे चला जाएगा. उसके बाद का प्रोजेक्टाइल होगा वो और थोड़ा नीचे जाएगा, और इस वे में प्रोजेक्टाइल फाइनली जाके रुक जाएगा. सो इन दिस केस वी हैव एज्यूम दैट इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये है. अच्छा, फर्स्ट केस में अगर आपका रेंज आर है, हाइट मैक्सिमम आपका एच है, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपका टी है. आर आपको पता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. एच हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 यू साइन थीटा बाई जी. सो nth कोलिजन में अगर आप बात करोगे, nth कोलिजन में रेंज कितना होगा. nth कोलिजन में रेंज का फॉर्मूला निकाला था हमने, आर रेंज इन nth कोलिजन. मतलब मान लो ये आपका nth कोलिजन है, यहाँ पे रेंज आपका आर एन हो गया. सो आर एन विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर एन इंटू आर. nth कोलिजन में जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, दिस विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर एन इंटू टी, वेयर टी इज माई टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द फर्स्ट कोलिजन. और nth कोलिजन में जो आपका मैक्सिमम हाइट होगा, दिस इज माय मैक्सिमम हाइट इन nth कोलिजन. सो nth कोलिजन में जो आपका मैक्सिमम हाइट होगा, इसका रिलेशन आया था e raised to power 2n into height for the first collision. और ये कैसे प्रूफ किया था वो आप देख लेना. अगर डाउट रहेगा मुझे अलग से फिर से पूछ लेना एक बार. प्रांजल, इज इट क्लियर? यस सर. हाँ, ओवरऑल यही था बेटा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए. अगर कैलकुलेशन में फिर से कुछ गड़बड़ होगा, सेपरेटली मुझे लेक्चर के आखिरी में फिर से एक बार पूछ लेना. आज फिर से देखो और अगले लेक्चर में मुझे पूछ लेना. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. ओके. अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा मैंने, उसी कॉन्सेप्ट को उसी कॉन्सेप्ट को यहां से मैं करता हूं. मान लो एक हॉट एयर बलून ऊपर जा रहा है, हॉट एयर बलून ऊपर जा रहा है, और ये ग्राउंड से एक पर्टिकुलर हाइट पे है. सो लेट मी टेक दिस हाइट फ्रॉम ग्राउंड एज 100 मीटर. सो हॉट एयर बलून ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर है, और मान लो ये हॉट एयर बलून यहां से ऊपर 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और इसमें से सडनली क्या हो गया ना कि एक बॉल यहां से ड्रॉप कर दिया. ध्यान से देखना. सो हॉट एयर बलून इज मूविंग अपवर्ड विथ 20 मीटर पर सेकेंड, और इसमें से सडनली एक बॉल को रिलीज कर दिया, ड्रॉप कर दिया. तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय दिस बॉल and total time of flight. Find maximum height reached by ball at total time of flight.
जो कंसेप्ट अभी पढ़ाया था मैंने आपको प्रोजेक्टाइल में, उसी कंसेप्ट पे ये सवाल आता है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट सेम है। Okay, cost of answer is H max 120 मीटर, फाइन। हाँ बराबर है, एक्सीलेंट कौस्तुभ। नाथ का भी आंसर आया 120 मीटर। ओके फाइन। यूज टाइम 10 सेकेंड्स, सिर्फ 10 सेकंड लग रहा है। ओके देखते हैं। Yes, sir. ओके चलो लेट्स सी, मैं भी करता हूँ उसको। So, पहले तो क्या होगा कि जैसे आपने इसको बॉल को ड्रॉप कर दिया, वेलोसिटी कैरी हो जाएगा। तो ड्रॉप करने के बाद इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा अभी 20 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। फिर ये यहाँ से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। मान लो ये हाइट आपका एच डैश है, और ये जब यहाँ पे पहुंचेगा इसका फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0, है ना। इसमें गलती क्या होता है, बच्चा क्या लेता है, सर ड्रॉप किया है तो इसका इनिशियल 0 सीधा नीचे आएगा। ये यहाँ से सीधा नीचे नहीं आएगा, सिंस ये बलून का वेलोसिटी ऊपर की तरफ था तो ये बॉल को भी वही मिलेगा, एंड बॉल बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी ऊपर जाएगा। मान लो वो एच डैश हाइट जा रहा है और यहाँ पे आने के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। सो कैसे निकालोगे आप, v स्क्वायर ई स्क्वायर 2s 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। ओके देखते हैं पीयूष। वैष्णवी का टाइम कुछ अलग आ रहा है, व्हाट आर गेटिंग बेटा, 20 सेकेंड। ओके सो प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस 10 इंटू एच डैश आप जा रहे हो, सो इम्प्लाइज 20 इंटू एच डैश will be equal to 400, so ये कैंसिल हो गया, this will become 20, implies कि h dash आपका 20 मीटर हो गया। so यहाँ से हम 20 मीटर और ऊपर चले गए। so total या maximum height if you write, अगर आप लिखोगे यहाँ से तो मेरा जो maximum height होगा this will be equal to 100 plus 20 and that will give us what, 120 मीटर। बराबर, ये आपका मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। सो मैक्सिमम हाइट सबने सही किया है। अब टाइम निकाल लो, यहां से ऊपर जाने में कितना वक्त लगेगा। तो पहले हम एक काम करते हैं, ए बी एंड देन बी टू सी। तो पहले आप ए से बी जाने का टाइम निकाल लो। सो ए टू बी जाने का टाइम कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v आपका 0, u 20 प्लस माइनस 10 इंटू टी। सो इम्प्लाइज कितना हो जाएगा, 10 इंटू टी विल बी इक्वल टू 20, ये कैंसिल हो गया 2, सो दैट इम्प्लाइज t विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 सेकेंड्स। तो ये बॉल को यहाँ से ऊपर जाने में 2 सेकंड का टाइम लगेगा। अच्छा अब यहाँ से क्या होगा इसको, सो ये टोटल 120 मीटर है, कैसे निकालोगे आप, ये 2 सेकंड्स तो हो गया, यहाँ से आप नीचे का टाइम कैसे निकालोगे, बी टू सी। so use the concept, s is equal to ut plus half at square। s आपका भी टोटल है 120 मीटर, u आपका 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू व्हाट, टी स्क्वायर, और कितना आ जाएगा सी, 120 इज इक्वल टू 1/10, 1/2 इंटू, ये कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज यहाँ लिख देता हूं मैं, लेट मी टेक दिस टाइम एज t1। सो t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24, इम्प्लाइज t1 कितना हो जाएगा, रूट ओवर 24, है ना।
So this will become what? 2√6 seconds. तो यहाँ से आपको इधर आने का 2√6 seconds टाइम लगेगा. So total टाइम अगर आप निकालोगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड ऊपर जाने में एंड देन 2√6 सेकेंड नीचे आने में. 2 + 2√6 implies that my capital T 2 कॉमा निकाल दो 1 + √6 सेकेंड्स. ये टोटल टाइम होगा. क्या गड़बड़ किया टाइम निकालने में सब लोगों ने? किसने किया था? वैष्णवी तुम्हारा 20 सेकंड आ रहा है बेटा. हाउ यू हैव डन दिस 20 सेकंड्स? वैष्णवी कैसे आया 20 सेकंड्स बेटा, बोलो. ओके. पीयूष तुम्हारा भी 10 सेकंड्स आ रहा था. प्रोजेक्टाइल मोशन टाइम. हाउ? ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है. ओके ठीक. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आप देखो क्या आता है बेटा स्कॉट. √6 का मतलब हो गया. ओके, √6 का मतलब कितना हो जाएगा? 4 होता है 2, 3 होगा 9, सो 2.5 के अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा. सो 2.5 के आसपास. 2.5 + 1 3.5 एंड इनटू 2 7. हाँ, अप्रोक्सीमेटली आंसर 7 सेकंड्स के आसपास आएगा. अप्रोक्सीमेटली. बराबर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू ऑल? सभी को समझ में आ गया ये पॉइंट? Yes, ओके, सो गुड क्वेश्चन बाय द वे. और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक ही है फिजिक्स का. yes, sir. Why A is 10? श्याम, Clear, sir. श्याम ये समझ में आ रहा है A 10 क्यों लिया? दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा. G का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, वो हमने कंसीडर किया है. That's why I have taken acceleration as 10 because हम ग्रेविटी के लिए बात कर रहे हैं. A equal to G. हाँ, A is equal to G. करेक्ट. क्लियर है पक्का सभी को? इज इट फाइन? Yes, sir. ओके. अच्छा, हैव यू डिस्कस्ड अबाउट द प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन? पहले से पढ़ के रखा है क्या? Sir, आप एक बार बता दो. हाँ, हेडिंग देख, थोड़ा सा लिख लो हेडिंग. प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन. प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन. नीट के स्टूडेंट्स, आपको ये टफ जाएगा और आपको एग्जामिनेशन में शायद ही कभी पूछेगा ये, बट जेई वाले कंसंट्रेट करके देखिए. प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन. सो नीट के स्टूडेंट, यू डोंट वरी अबाउट दिस. इंक्लाइंड प्लेन मान लो ऐसा है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए क्योंकि पूछता है कभी कभी. मान लो इंक्लाइंड प्लेन में ये एंगल बीटा है और यहां से एक प्रोजेक्टाइल को मैंने फायर किया है. सो वी आर फायरिंग प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन. अभी तक जो हम प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे थे ना, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कर रहे थे, बट यहाँ पे वो केस नहीं है. यहाँ पे हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया है इंक्लाइंड प्लेन पे, सच दैट कि ये जो प्रोजेक्टाइल आपने फायर किया यहाँ से, इसका वेलोसिटी कुछ ऐसा ले लो u मीटर पर सेकेंड का, सच दैट इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल. किसी किसी बुक में अल्फा यहाँ से भी लेके प्रूफ करता है, मैं हॉरिजॉन्टल से लेके करता हूँ. सो ये एंगल मेरा अल्फा पकड़ लिया मैंने. सो दिस एंगल, ये जो कंप्लीट एंगल है, ये आपका अल्फा है. ठीक, तो अभी ये कैसे जाएगा प्रोजेक्टाइल? सो ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे आके यहाँ कहीं लैंड करेगा. ये होगा ना प्रोजेक्टाइल के साथ में. अगर आप इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्ट करो
तो प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, इट विल मूव लाइक दिस, और यहाँ पे आके प्रोजेक्टाइल लैंड करेगा। यस या नो? यस सर। ओके, अब इसका आपको रेंज बताना है, मैक्सिमम हाइट बताना है, और इसका आपको टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है फॉर दिस केस। अब समझना कैसे करना है। हाउ विल आई डू दिस? Yes, sir. लेट मी टेक दिस एंगल, ये एंगल आपने अल्फा लिख के रखा हुआ है। अच्छा, अगर ये एंगल अल्फा है, इफ दिस एंगल इज अल्फा कंप्लीट, तो ये जो एंगल होगा, ये छोटा सा एंगल, ये कितना हो जाएगा? विल इट बी अल्फा माइनस बीटा? यस सर। Correct, sir. Yes, Okay. sir. Alpha अब minus. हाँ, गुड। नाउ ये u है एंड ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड। जी तो नीचे लगता है। अब ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, जस्ट सी इफ दिस एंगल, और अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट कर दोगे, Sir, so अगर vertical और horizontal component ले सकते हैं। हाँ, सो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं तोड़ेंगे, अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन तोड़ेंगे। अब देखिए, ये एंगल मेरा अल्फा माइनस बीटा है और ये वेलोसिटी u है, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा? विल दैट बी इक्वल टू u cos अल्फा माइनस बीटा, और ये u का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है, इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा? u sin अल्फा माइनस बीटा। यस या नो? ये u था, दिस एंगल वाज माय अल्फा माइनस बीटा, सो u का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन ब्रेक किया हमने, सो अलोंग द इंक्लाइन द कंपोनेंट विल बी u cos अल्फा माइनस बीटा, और u का कंपोनेंट इंक्लाइन के परपेंडिकुलर ब्रेक किया, सो दैट इज u sin अल्फा माइनस बीटा। बराबर क्या? अब देखो, ये एंगल बीटा, तो ये भी बीटा, तो ये 90 माइनस बीटा, सो अगेन दिस एंगल विल बिकम बीटा। सो g का कंपोनेंट अगर आप इधर तोड़ोगे, सो दिस विल बिकम व्हाट? g कोसाइन बीटा, और इधर की तरफ g का कंपोनेंट हो जाएगा g साइन बीटा। पहले कंपोनेंट देख लीजिए एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चेक द कंपोनेंट एवरीवन। Sir, एक बार पूरे से बताइए। हाँ ठीक, आई विल प्लॉट द रफ स्केच अगेन, और इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। ऐसा हमारा इंक्लाइन है, और ये जो इंक्लाइन है, दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ बीटा फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से बीटा बना रहा है। मैंने प्रोजेक्टाइल को यहां से ऐसे प्रोजेक्ट किया है, एंड आई प्रोजेक्टेड विथ u मीटर पर सेकंड, सो प्रोजेक्टाइल विल मूव लाइक दिस, और यहाँ पे मूव करके प्रोजेक्टाइल इधर लैंड हो जाएगा। अब ये जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज मेकिंग अल्फा एंगल फ्रॉम ग्राउंड, सो अल्फा एंगल हम यहाँ ग्राउंड से बना रहे हैं। अब देखो, अगर ये टोटल एंगल अल्फा है एंड इफ दिस एंगल इज बीटा, सो लॉजिकल बात है कि ये जो छोटा सा एंगल हो जाएगा, ये अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। दिस कंप्लीट एंगल इज माय अल्फा, ये पूरा एंगल मेरा अल्फा है, और ये छोटा सा एंगल मेरा बीटा है। तो ये अगर एंगल आपको चाहिए, इफ यू वांट दिस एंगल, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? कंप्लीट अल्फा माइनस बीटा, तो ये आपको एंगल मिल जाएगा, मिलेगा। यस या नो Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. अब क्या करो बेटा, ये u है, ये एंगल अल्फा माइनस बीटा है। नाउ आई विल बी रिजॉल्विंग द कंपोनेंट ऑफ u along the incline and perpendicular to the incline. So इधर की तरफ मेरा कंपोनेंट हो जाएगा u cos अल्फा माइनस बीटा, और u का कंपोनेंट इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा u sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सो मैंने u का कंपोनेंट ब्रेक कर लिया along the incline and perpendicular to the incline. Do you agree with this component of u? Yes, sir. अच्छा, ग्रेट। अब g कभी तोड़ना पड़ेगा मुझे, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज एक्टिंग डाउनवर्ड, नीचे लगता है हमेशा। आप एक काम करो, यहां से एक इमेजिनरी लाइन ऐसे प्लॉट करते चलो। अब देखो, अगर मैं इमेजिनरी लाइन ऐसे प्लॉट कर दूं, आप लॉजिकली सोचना, इफ माई दिस एंगल इज बीटा, तो वर्टिकली ऑपोजिट ये एंगल भी बीटा हो जाएगा, अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, Yes, sir. सो दिस एंगल विल बी बीटा, एंड ये टोटल 90 डिग्री का एंगल है, सो दिस एंगल विल बी नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा। Yes, sir. और अगर ये 90 माइनस बीटा है और इस पे ये परपेंडिकुलर है, सो अगेन दिस एंगल विल बिकम बीटा। सो दिस बीटा वर्टिकली ऑपोजिट, ये भी बीटा, ये 90 माइनस बीटा, अगेन दिस इज बीटा, सो दिस इज g ओवर हियर। अभी आप क्या करो, g का कंपोनेंट ब्रेक कर दो, दिस विल बिकम g cos बीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा हमारा कितना? g sin बीटा।
सो जी का मैंने कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिया। ओके सर। हाँ, अब मुझे बताओ पिछले प्रोजेक्टाइल और ये वाले प्रोजेक्टाइल में क्या फर्क है। पिछले प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में था, हॉरिजॉन्टल में देयर वर नो एक्सेलरेशन। बट इस केस में आप देखो इधर भी एक्सेलरेशन है और इधर भी एक्सेलरेशन है, मतलब इस केस में दोनों ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है सर ना। एक ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। हाँ, विल कम टू दैट। अच्छा मुझे बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे which component of velocity will become 0? incline के perpendicular वाला component कि along the incline वाला component? along the incline. सोच के अल्फा माइनस बीटा। if I want to, अगर मैं ये point पे पहुंच रहा हूँ, if I am reaching over this point, ये point which is my highest point in this case, vertical component. हाँ, vertical component. So आप एक काम करो, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए, मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, इसके बारे में एनालाइज करेंगे। सो v इज इक्वल टू u प्लस at। ध्यान रखना, वी आर डीलिंग विथ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। अभी ये जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो गया, दिस इज 0। इधर की तरफ मेरा कंपोनेंट हो जाएगा u साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस, इसके ऑपोजिट में एक्सेलरेशन लग रहा है g cos बीटा इंटू टी। तो यहाँ से t g cos बीटा इंटू टी is equal to u sin alpha minus beta. This implies my time will be equal to u sin alpha minus beta upon g cos beta. Will it be like this? Yes sir. Okay, so time of flight I want, मुझे यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। So, अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे, सो लॉजिकल बात है कि टाइम ऑफ फ्लाइट t विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने का टाइम और वापस नीचे आने का टाइम। तो जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा इस केस में, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 2u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा। ध्यान रखना, मेक दिस वेरी वेरी क्लियर कि यहाँ पे जो आप अल्फा ले रहे हो, दिस अल्फा इज टेकन फ्रॉम ग्राउंड। ये अल्फा हम ग्राउंड से लेते हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को चेंज कर देता है एंड दे टेक अल्फा फ्रॉम द इंक्लाइन, और स्टूडेंट ये फॉर्मूला लगा देता है। सो ऑब्वियस ही बात, आपका आंसर, हाँ बोलो ना। इंक्लाइन के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ कंपोनेंट में u cos अल्फा होगा और यहाँ पे सिर्फ u sin अल्फा होगा। सो हियर इट विल बी u sin अल्फा, बाकी सब कुछ एज इट इज। सो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा नहीं होगा, सिर्फ अल्फा रहेगा, क्योंकि आप इंक्लाइन से ये एंगल ले रहे हो। और cos हो जाएगा ना? नहीं, ये बार सब कुछ बराबर है। अगर मैं ये एंगल सिर्फ अल्फा यहाँ से ले लूं इंक्लाइन से, तो इधर वाला कंपोनेंट u cos अल्फा और इधर वाला कंपोनेंट u sin अल्फा। तो सीधा फॉर्मूला में u sin अल्फा माइनस g cos बीटा इज इक्वल टू t, और t आपका आएगा u sin अल्फा बाय g cos बीटा। u sin अल्फा बाय g cos बीटा। हाँ, दैट विल बी द केस व्हेन एंगल अल्फा इज टेक। हाँ बोलो ना। 2 रहेगा ना? हाँ 2 रहेगा, बिल्कुल रहेगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में 2 तो रहेगा ही। अगर आप एंगल अल्फा इंक्लाइन से बनाते हो तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा 2u sin अल्फा बाय g cos बीटा। And if Sir, I'm but taking, that won't be the maximum height, na? that is the time of flight beta. Maximum height तभी निकालूंगा मैं। This is the okay. formula which we are deriving for time of flight. Okay. मुझे सिर्फ लॉजिक समझाना है। लॉजिक समझ में आ गया क्या यूज किया यहाँ पे? डोंट रिमेम्बर द फॉर्मूला। जे के स्टूडेंट्स फॉर्मूला मत याद करो, नीट वाले बच्चे फॉर्मूला ध्यान में रखोगे। जेई के स्टूडेंट्स आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया व्हाट वी आर डूइंग हियर? Yes. Okay. Yes, sir. Great. Now I need to find this height. बोलो क्या लगाऊं मैं हाइट निकालने के लिए? S is equal to ut plus half t square. हाँ, और कुछ कर सकते हैं क्या? V square equal to u square plus 2. हाँ, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें एक टाइम का फैक्टर आ जाएगा ना, तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा आपका। सो बेटर वे यू गो बाय दिस।
तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे मैक्सिमम हाइट के लिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो मैक्सिमम हाइट ट्रेवल कर रहा है वो कौन से कंपोनेंट की वजह से कर रहा है? इंक्लाइन के लॉन्ग वाला कंपोनेंट कि उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट? परपेंडिकुलर। Perpendicular. Very good. And when it is at maximum height, this will become 0 into u sine alpha minus beta to the whole square plus 2. Acceleration will be what? Minus g of cos beta into h maximum. So we'll arrange this 2g cos beta into h maximum is equal to u square sin square alpha minus beta. तो यहाँ से h maximum कितना आ जाएगा? So nothing but u square sin alpha minus beta by 2g into cos beta. Sine square. हाँ साइन स्क्वायर बिल्कुल। Okay. Is it clear? Yes. Yes. Sir, wait. अच्छा इसमें हाँ हाँ ठीक है। Attention. अच्छा इसमें एक मजेदार बात देखो, अगर मैं ये वाले इंक्लाइन को ऐसे खींच के लेकर आ जाऊं और ग्राउंड पे लेकर आ जाऊं, सो इफ आई एम पुलिंग दिस, मान लो ये फ्लेक्सिबल है और इसको मैं ऐसे खींच के लेकर आता हूँ, पुल करता हूँ और पुल करके मैंने ये लाइन को हॉरिजॉन्टल बना दी है। तो अगर ये आप लाइन को इंक्लाइन वाले लाइन को इफ यू आर मेकिंग दिस हॉरिजॉन्टल, इन दैट केस व्हाट विल बी बीटा? 0. जीरो। अच्छा अगर मैं ये लाइन को ऐसे पुल करके इंक्लाइन पे लेकर आ जाऊं तो क्या ये पहले वाला प्रोजेक्टाइल हो गया, ग्राउंड से चला और ग्राउंड पे लैंड किया? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरा फॉर्मूला सेम बनना चाहिए था जो वहां पे था। अब देखो अगर आप बीटा को 0 कर दोगे, मतलब ये इंक्लाइन को मैं खींच के ग्राउंड पे लेकर आ रहा हूं, एंड इफ आई एम मेकिंग दिस बीटा एज 0, इन दैट केस मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2u sin अल्फा माइनस 0 अपॉन g इंटू कॉस 0। आई नो कि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा? 2u sin अल्फा बाई जी। याद करो ये फॉर्मूला था ना, 2u sin थीटा बाई जी। When Yes. we Yes. Yes, sir. उस केस में प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से चला, ग्राउंड पे लैंड कर दिया। ये तभी हो गया जब मैं ये बीटा को 0 कर दूंगा और इसको मैंने खींच के हॉरिजॉन्टल कर दिया। अभी हाइट में देखिए, अगेन सेम वे, दिस इज व्हाट u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा माइनस 0 by 2g into cos 0। cos 0 again becomes 1। so यहां से h maximum कितना आ जाएगा? u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा by 2g। यही था ना फॉर्मूला हमारा उस केस में। Yes. हाँ सेम इज द फॉर्मूला वही आल्सो, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी है, सिंपल। तो ये और जनरल डेरिवेशन हो गया, अगर ये याद रहा तो वो हम ऑटोमेटिकली डिराइव कर पाएंगे। एक मिनट हो गया। हाँ
सर ओके, अभी रेंज निकालना है। सो वी वांट टू गेट दिस रेंज। इसको निकालने का दो लॉजिक है। पहले मैं सिंपल मेथड से करता हूँ रेंज में। ध्यान रखना इधर की तरह वेलोसिटी यू कॉस अल्फा माइनस बीटा है और एक्सेलरेशन जी साइन बीटा है। टाइम आपको पता है। सो रेंज निकालेंगे। रेंज क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे? एस इज इक्वल टू, सर ऑन इंक्लाइन प्लेन। हाँ वही सेम क्वेश्चन, इसी में हम रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका दो मेथड से बताऊंगा मैं। एक थोड़ा आसान मेथड है और इस वाले केस में इंटीग्रेशन कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है जो भी कर रहा हूँ मैं। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ पे टी स्क्वायर, ये लगाना पड़ेगा। सो ये रेंज हो गया। देखो वेलोसिटी जो आपका इस केस में है दैट इज यू कॉस अल्फा माइनस बीटा एंड एक्सेलरेशन इज जी साइन बीटा। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यू कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू टाइम ऑफ लाइट। तो ये था हमारा 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इधर was g sin beta, g sin beta into 2u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी cos बीटा का होल स्क्वायर। ये आएगा रिलेशन। यस सर। ओके, अब चलिए मूव फॉरवर्ड। रेंज इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा over g cos beta minus 1/2 into g into sin beta into 4u square sin square alpha minus beta to g square cos square beta। एक g से ये g कैंसिल हो गया। so implies r is equal to 2u square -1/2 नहीं बेटा, s is equal to ut। एक्सेलरेशन नेगेटिव में है ना इसलिए माइनस लगा दिया। देखो ना वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन पीछे है, तो अगर आप ये डायरेक्शन को प्लस लोगे तो एक्सेलरेशन आपका माइनस में हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग माइनस ओवर हियर जी साइन बीटा, और हाफ तो यहाँ से कैरी हो ही जाएगा। समझ आया स्मृति? ग्रेट। सो 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा माइनस, यहाँ से एक tan को ऐसा ले लो तो ये दिस विल बिकम tan बीटा और ये कैंसिल हो जाएगा 2 से। सो आई रिमूव दिस। कितना आ जाएगा ये 2 इंटू tan बीटा इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय कॉस बीटा। Is it clear to everyone? यस यस। अब क्या करोगे? 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस बीटा, टेक देम आउट। सो अगर आप कॉमन कर लो कितना आ जाएगा 2u स्क्वायर बाय जी कॉस बीटा को अगर मैं बाहर ले लूं साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस ऑफ tan बीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। इसको कॉमन ले लिया। ढंग से देखिए, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन जाएगा। इसका एक और मेथड बताऊंगा, वो 2 मिनट में हो जाएगा, बहुत इजी है। दिस कैलकुलेशन इज बिट लेंथी। अच्छा एक काम करते हैं हम, tan बीटा को विल प्लेस sin बीटा बाय cos बीटा, हमें काम दे देगा ये। तो इसको हम प्लेस कर देंगे tan बीटा को sin बीटा बाय cos बीटा। सर 10 रखो तो क्या होगा? मैं बताऊंगा ना आगे चल के, तुम्हें समझेगा मैंने ऐसा क्यों किया है।
अच्छा एक काम करो, यहाँ से साइन अल्फा माइनस बीटा को कॉमन करके बाहर ले लो. सो व्हाट आई विल बी गेटिंग, दैट रेंज इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा को कॉमन कर लिया अपॉन जी कॉस बीटा. सो सी 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा कॉस, अंदर क्या बच गया, यहाँ पे बच गया कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस ऑफ साइन बीटा बाय कॉस बीटा, साइन बीटा बाय कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा. अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर कितना आ जाएगा 2u स्क्वायर, सॉरी एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा इंटू क्या आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन ये कॉस इधर आ गया, सो दिस विल बिकम, चल लिख देता हूं इधर ही कॉस बीटा. समझ में आया ये पॉइंट यहां तक? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके. अब देखो cos A into cos B minus sin A into sin B, what is that? cos A Cos A plus B. cos A plus B. हाँ cos A plus B. लगाइए वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे, cos A plus B. सो अगर आप यहाँ यूज कर दोगे तो रेंज कितना आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी इंटू कॉस स्क्वायर बीटा. सो ये बीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से रेंज कितना आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा बाय जी इंटू कॉस स्क्वायर बीटा. This is the formula by which we will calculate the range on inclined plane. 2u square sin alpha minus beta into cos alpha by g cos square beta. इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट हम यही रखेंगे. सब लोग देख लो, इफ यू हैव एनी डाउट आस्क. हाँ ओके. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी को समझ में आ गया यहाँ तक पॉइंट? क्लियर सर. ओके. मयूर, अथर्व, सिद्धि, इज इट क्लियर? ओके फाइन. कौस्तुभ, इज इट क्लियर बेटा? कॉन्सेप्ट डेरिवेशन समझ में आया कैसे किया हमने? सो गुड क्वेश्चन बाय द वे. समझ में आ गया डेरिवेशन एवरीवन? ओके. इसको मैं दूसरे अप्रोच से करता हूँ, इतना लेंदी नहीं करूंगा मैं. ओके फाइन. आई विल सॉल्व दिस बाय डिफरेंट मेथड, और वो बहुत सिंपल है एक्चुअली. सो इसका मेथड 2. इस केस में क्या है, अगेन वी आर डूइंग द सेम. प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं,
एंगल बीटा है और एवरीथिंग इज गिवन। सो यहां से हमने, डायग्राम सेम ही रहेगा ना? हाँ सब कुछ सेम, सिर्फ कैलकुलेशन का अप्रोच बदलूंगा। ये यू मीटर पर सेकेंड, दिस एंगल वाज माय बीटा, और ये एंगल आपका टोटल अल्फा था। तो ये यहाँ से जाएगा और यहाँ लैंड कर जाएगा। सो ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल हो गया। मैं क्या करता हूँ ना, मैं ये वाले का यहाँ पे प्रोजेक्शन ले लेता हूँ। I'll take the projection here, और इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस I'll calculate this। मैं ये कैलकुलेट करता हूँ और बाद में ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसको निकाल लूंगा मैं। सो अब देखो ये एंगल अल्फा है, तो इधर का जो u का कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, विल दैट बी इक्वल टू u cos अल्फा, और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा u sin अल्फा। अब इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड। Let me take this point as A, this point as B, and this point as C. So I want to get AB. मुझे AB चाहिए, लेकिन मैं AB डायरेक्ट नहीं निकालूंगा, वो मैंने पिछले केस में निकाल दिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, I'll calculate AC, और बाद में I'll apply trigonometry here. So AC कैसे हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ना, this is acting in vertical direction, तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है नहीं। So हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप सोचोगे, if you'll think on horizontal direction, so horizontal direction में I can simply use speed is equal to distance over time. So horizontal direction में speed था मेरा u cos alpha. So the speed in horizontal direction which I am having is u cos alpha equal to distance, that is my AC upon time t, and टाइम हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ पहले से। AC कितना हो जाएगा, u cos alpha into time is 2u sin of alpha minus beta upon g cos beta, क्योंकि जितना टाइम में वो यहाँ से यहाँ जाएगा उतने टाइम में हॉरिजॉन्टल में इतना मूव करेगा, राइट। सो कैलकुलेटिंग दिस फर्दर, the AC will become what, 2u square sin of alpha minus beta into cos of alpha by g of cos beta. So AC we have calculated. अब क्या करो, इस ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC आप एक काम करो, cos बीटा कितना हो जाएगा, cos this angle is 90, so cos beta will be equal to base by hypotenuse. So cos beta कितना हो जाएगा, AC by AB। See, cos beta is base upon hypotenuse, so base is my AC और hypotenuse मेरा यहाँ पे AB है। So यहाँ से I want to get AB, so AB will be equal to what, AC upon cos beta, and AC we have already calculated here. So यहाँ से अगर आप AB निकालोगे, which is equal to range is equal to 2u square sin of alpha minus beta into cos of alpha by g of cos beta into एक और cos beta आ गया ये वाला। So implies कि जो मेरा range हो जाएगा, this will be equal to 2u square sin of alpha minus beta into cos alpha by g of cos square beta। देखो वही रिजल्ट आया था जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, सबसे सेम रिजल्ट, एंड दिस इज द इजीएस्ट मेथड, ये बहुत इजी अप्रोच है। AB को R लिखा है क्या सर, रेंज डायरेक्ट? हाँ डायरेक्ट रेंज, AB इज इक्वल टू R रेंज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ गया ये पॉइंट? Yes, sir. ओके,
नीट स्टूडेंट्स विल ओनली रिमेंबर द फॉर्मूला. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू. टफ में कभी पूछेगा तो ये पूछेगा. अगर प्रोजेक्टाइल मोशन से कभी भी टफ सवाल आएगा तो यही आएगा. जेई के स्टूडेंट्स आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे प्रूव किया है. नहीं बेटा सीईटी में नहीं आएगा ये. सीईटी में आपको सिंपल क्योंकि सीईटी इज अ टेस्ट ऑफ स्पीड. सीईटी में स्पीड का टेस्ट होता है, नॉलेज का टेस्ट नहीं है वो, है ना. और स्पीड कम के लिए आपको इतना लेंथी कैलकुलेशन नहीं देगा वो. देखो आप समझना टेस्ट कैसे लेता है. जो जेई एडवांस है ना वो स्किल का टेस्ट है और प्लस नॉलेज का टेस्ट है. कितना अच्छा तुम्हें मैथमेटिक्स आता है, कितना तुम्हारा फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है, वो जेई एडवांस करता है. जेई मेंस इज द टेस्ट ऑफ नॉलेज. वो आपके फिजिक्स के नॉलेज को टेस्ट करेगा और साथ में लाइट मैथमेटिक्स रखेगा. नीट इज अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज. उसमें मैथ्स रहता ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. एंड सीईटी इज अ टेस्ट ऑफ स्पीड. सीईटी में स्पीड का टेस्ट होता है. फॉर्मूला पता होगा, खटाखट इसको सॉल्व करके आंसर निकालो. एम आई क्लियर? हाँ. और तुम्हें अच्छा मुझे बताओ सबसे इजी एग्जामिनेशन कौन सा है? विच एग्जाम इज इजी आउट ऑफ द एग्जाम्स व्हिच आई हैव टेक, जिसका बारे में मैं बात किया, सीईटी, नीट, जेईई मेंस और एडवांस्ड. सबसे इजी एग्जाम कौन सा है? CET. सबसे इजी एग्जाम है जेईई एडवांस. सीईटी इज वन ऑफ द टफ एग्जामिनेशन. व्हाई? आप समझो, एक क्लासरूम में 100 बच्चे बैठ के एग्जाम दे रहे हैं. समझना बात. एक क्लासरूम में 100 बच्चे बैठ के एग्जाम दे रहे हैं. अगर एग्जाम सीईटी का होगा तो तुम मुझे खुद से बताओ 100 में से कितने बच्चे सीरियसली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे? कम से कम 90, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इजी होता तो 90 बच्चे सॉल्व करेंगे या नहीं? 10 बच्चे फालतू बैठे रहेंगे. यस या नो? Yes, sir. अच्छा, अब अगर यही एग्जाम नीट का होता, अब सोच के देखो, अगर यही एग्जाम नीट का होता और एग्जामिनेशन हॉल में 100 बच्चे बैठे हैं, तो इस केस में भी 90 या 90 से थोड़ा ज्यादा बच्चे सीरियस होकर पेपर दे रहे होंगे. फाइन. अब मुझे बताओ अगर एग्जाम जेईई मेंस का होता, सोच के बताना, और क्लास में 100 बच्चे बैठे एग्जामिनेशन हॉल में, आप मुझे सोच के बताओ कितने बच्चे सीरियस होकर एग्जाम देंगे? एटलीस्ट 50 तो देंगे. Yes. 50 तो देंगे. लॉजिकल बात है ना. हाँ 50 तो देंगे कम से कम. अब मुझे खुद से बताओ, सोचना, अगर जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन होगा और एग्जामिनेशन हॉल में 100 बच्चे बैठे, कितने बच्चे सीरियस होकर एग्जाम देंगे? 25. 25 से भी कम होता है बेटा एक्चुअली. चलो 25 इस बार लेके चलता हूँ मैं. एक्चुअली 10.5 होगा. खैर 25 लेके चलता हूँ. मुझे बता कंपटीशन कौन से एग्जामिनेशन में कम है? Advance. एडवांस. ये सोचने का खेल है. क्वेश्चन टफ रहता है, एग्री करता हूं मैं, लेकिन सबसे कम कंपटीशन वही है. सीईटी में बहुत कंपटीशन है. नीट में तो पूछो ही मत. नीट का तो कहानी आजकल अजीब चल रहा है. लास्ट ईयर 2 स्टूडेंट का 720 आउट ऑफ 720 था, पता है ना सबको. Yes, sir. तो Yes, sir. नीट का तो कंपटीशन कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा है अभी. नीट ने अभी डोमिनेट कर लिया जेईई के एग्जामिनेशन को. सबसे कम कंपटीशन एडवांस में है, सबसे कम. मैं आईआईटी का स्टूडेंट रह चुका हूं, मुझे पता है आईआईटी में जाना बहुत आसान है, बहुत आसान है. मैंने आईआईटी पवई से भी किया, आईआईटी दिल्ली से भी मैं पढ़ा हूँ, पीएचडी मेरा उधर से है. मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आईआईटी में जाना बहुत आसान है. सिर्फ तुम्हारे दिमाग से आईआईटी का डर निकलना चाहिए. तुम्हारे दिमाग में डर बैठ जाता है, एडवांस है, नहीं बनेगा मेरे से, कहानी उधर ही खत्म हो जाता है. कुछ भी टफ नहीं आता, कुछ भी टफ नहीं आता. हाँ थोड़ा लॉजिकल आता है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा आता है, आई एग्री विद दैट, वो तो है. इतना आसान भी नहीं है, मुझे पता है, लेकिन इतना भी नहीं टफ है कि हम कर ही नहीं सकते. दैट इज नॉट द केस. एक्चुअली सबसे बड़ा लफड़ा इसमें ही है, नीट में और सीईटी में सबसे बड़ा लफड़ा उधर ही है. सबसे टफ एग्जामिनेशन है वो. सर आपका क्या स्कोर था? मेरा गेट में मेरा स्कोर था ऑल ओवर इंडिया 73. आई एम द स्टूडेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. मैंने वीआईटी से किया मैकेनिकल. उसका तो एक गेट एग्जामिनेशन होता है, नाम सुना है?
Yes, GATE. sir. हाँ, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग. सो इन दैट आई स्कोर्ड 73 ऑल ओवर इंडिया. और उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ था पवई में. हीट ट्रांसफर से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. एंड देन रेडिएटर मालूम है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालते हैं हम लोग. रेडिएटर सुना होगा, गाड़ी उड़ी में लगता है. Yes, sir. रेफ्रिजरेटर के पास भी फिन लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये रेडिएटर से हीट ट्रांसफर होता है सराउंडिंग में. ये इस पे मेरा पीएचडी है आईआईटी दिल्ली से. मैं आपको बताऊं क्या होता है ना, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है बेटा, ये घोड़ा ये गधे नहीं जीतते, ये घोड़ा जीतता है. समझना फर्क, व्हाट आई एम सेइंग. हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बहुत पढ़ते हैं लेकिन प्लान करके नहीं पढ़ते. और जहाँ पे प्लानिंग का फेलियर होगा, जहाँ पे प्लान फेल होगा ना, समझ लो कंपटीशन से तुम बाहर निकल गए. नहीं, आई यूज्ड टू टीच फिजिक्स फॉर ऑलमोस्ट 10 इयर्स नाउ. 10 साल से फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूँ मैं. एंड दिस इज बिकॉज कि मैं इंजीनियरिंग भी पढ़ाता हूँ 3rd ईयर एंड 4th ईयर के स्टूडेंट्स को. अभी तो खैर उतना टाइम नहीं मिलता मुझे, बट आई टू टीच इंजीनियरिंग ऑल्सो. तो उसके साथ फिजिक्स करते थे हम लोग. मैं आपको बताऊँ, आप क्या करो, दिन में सिर्फ 6 आवर या 5 घंटे, 5 आवर, 5 to 6 आवर, जिसका जितना कैपेबिलिटी हो, ये सेल्फ स्टडी के लिए रखो. ध्यान रखना, रिजल्ट इससे आता है. रिजल्ट मेरे पढ़ाने से नहीं आएगा, रिजल्ट यहाँ से आएगा, सेल्फ स्टडी से. मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, या जो बाकी जगह आप पढ़ रहे हो, उसको तुम्हें अपना, ये जो मैंने अभी मान लो ये मैंने सिखाया है, ये मैंने सिखाया अभी तुम्हें, ये तुम्हें आता है या मुझे आता है? मेरे को आता है ये कॉन्सेप्ट, अभी मैंने तुमको बताया है. और तुम क्या करोगे, जो यहाँ पे हमने किया ना, अगर उसी को तुम समझ लोगे कि मुझे भी आ गया, तो समझ लो कि ये कॉन्सेप्ट निकल गया तुम्हारे दिमाग से. अभी जो सीखा है उसको घर पे जाके दोबारा से खुद से सोचो. फिजिक्स या जेई इज ऑल अबाउट थॉट. सिर्फ सोचना है, हमें कॉन्सेप्ट के ऊपर फाइट करना है. क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आपको फाइट मारना है. क्यों नहीं बन रहा, कहाँ फंस रहा हूं मैं, ये एटीट्यूड होना चाहिए. गलत होगा, मेरे से भी गलती होता है, कोई बड़ी बात नहीं है. कभी कैलकुलेशन एरर हो जाएगा, कभी दिमाग में स्ट्राइक नहीं होगा कुछ चीजें, है ना. ऐसा थोड़ी कि हम लोग रट के बैठे, बराबर. गलती तुमसे भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, गलती सबसे होता है. बट द थिंग इज कि आपको फाइट करना है. यू हैव टू फाइट ऑन द कॉन्सेप्ट. तुम कोई भी एक रैंडम बुक उठा लो और वो बुक के प्रॉब्लम्स करते बैठो, जो चैप्टर पढ़ा उसके प्रॉब्लम्स करते बैठो, और देखो कि कहाँ पे फंस रहे हो. समझ में आया? एक प्रॉपर प्लानिंग करो कि मान लो मुझे दिन में 5 घंटे पढ़ने हैं या 6 घंटे पढ़ने हैं, तो 6 घंटे में मैं 2 घंटे फिजिक्स को दूंगा, 2 घंटे केमिस्ट्री को दूंगा, 2 घंटे मैथ्स को दूंगा, और बायो वाले स्टूडेंट 2 घंटे बायो को दूंगा. सो ये 2 घंटे दो. और कभी भी सैटरडे संडे मत देखो क्या संडे आज कोई नया मूवी आ रहा है या फिर कुछ भी है, घूमने जाता हूं मैं, नहीं, है ना. घूमने के लिए वंस वी कंप्लीट दिस ना, एक्चुअल मजा तो आईआईटी में जाके है. इधर मजा क्या कर रहे हो तुम लोग, है ना. आईआईटी में एक बार चले जाओगे या फिर एनआईटी में चले जाओगे तो असली मजा तो वहां है. मैं 2 साल रहा था आईआईटी पवई में, पूरा कैंपस मैं नहीं घूम पाया, इतना बड़ा कैंपस है, 350 एकड़ का कैंपस है वो पवई का, आईआईटी बॉम्बे का, राइट. तो असली मजा उधर है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं. यहाँ पे तो टाइम पास कर रहे हो, मजा ही नहीं है कुछ भी, है ना. एक बार जब तुम आईआईटी में जाओगे तब तुम्हारा मजा क्या होता है उधर देखोगे आप. और नहीं तो फिर पुणे के कॉलेजेस में तो कोई है. एक पुणे में सीओईपी को छोड़ दो और थोड़ा बहुत एमआईटी, थोड़ा बहुत. सीओईपी इज द बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू मी, और लड़कियों के लिए कमिंस कॉलेज. अगर ये 2-3 कॉलेज को छोड़ दो पुणे में, तो जितने भी पुणे के कॉलेज है सभी फालतू है. सीओईपी बहुत अच्छा है, कमिंस अच्छा कॉलेज है, एमआईटी ठीक ठाक कॉलेज है. इसके अलावा छोड़ दोगे तो कोई कॉलेज में कोई स्कोप ही नहीं है, कोई विंडो ही नहीं. क्या करोगे, ये रिसेशन का टाइम है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक बार जब आप सिर्फ ये सोच लो कि मैं कर सकता हूँ, और मान लो जो सीईटी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे सीईटी कर रहे हैं, तुम सीईटी करने वाला है, तुम सोच लो मुझे सीओईपी से नीचे जाना ही नहीं है, मुझे सीओईपी तो चाहिए ही चाहिए कम से कम. सीओईपी मुझे करना ही, और सीओईपी में चले जाओगे तो करियर बन गया तुम्हारा. और ये कोई लोकल कॉलेज में सिंहगढ़ विहगढ़ में रहोगे, जेएसपीएम में रहोगे, मैं पढ़ा चुका हूँ जेएसपी में 3-4 साल पहले, सब फालतू कॉलेजेस है, कोई स्कोप नहीं है, कोई विंडो नहीं है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
और मैं तो कहता हूँ कि सीओपी जो सीईटी के बच्चे हैं ना, कि मुझे क्लियर है कि सीईटी करना है, आप एकदम डिटरमाइन हो जाओ कि मुझे सीओपी से नीचे कुछ भी नहीं चाहिए। और सीओपी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा तुम बेहतर जानते हो, कहाँ लैग कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट में क्या फॉल्ट हो रहा है। जो फॉल्ट हो रहा है टीचर से पीछे पड़ के पूछो, प्लान करो कि नहीं मुझे पूछना ही है, टीचर नहीं बताएगा, हो सकता है उसके पास और कुछ कमिटमेंट होगा, लेकिन पूछो सर मुझे बता दीजिए, जब भी आपको टाइम मिले मुझे एक्सप्लेन कर दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये अभी कोरोना की वजह से शायद तुम्हें नेक्स्ट ईयर भी थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा मिलेगा, क्योंकि कोविड अभी भी नहीं लग रहा कि सब सही हो जाएगा सब कुछ, तो टाइम अभी तुम्हारे पास भरपूर है, टाइम की कोई कमी नहीं है। बस खुद को प्लान करो और रगड़ो, जितना रगड़ोगे उतना आउटपुट मिलेगा, राइट? सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं आगे बेटा, यू हैव टू फाइट फॉर दैट, तुम्हें रगड़ना पड़ेगा। नीट के स्टूडेंट्स हैं, आपको तो एनसीईआरटी बायो का और केमिस्ट्री का एनसीईआरटी तो एकदम याद रहना चाहिए कि कौन से लाइन पे क्या लिखा हुआ है, तभी जाके एक्सपेक्ट करना कि बायो में 300 से प्लस स्कोर आएगा। सो एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। नो सो हम नॉट क्योंकि दोनों के प्रिपरेशन का टोन अलग है। जेई का प्रिपरेशन और सीटी का प्रिपरेशन, हाँ अभी दोनों को साथ में प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 to 7 months ना, दोनों को साथ में करो। क्यों? क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला मैं जेई के लिए बताऊंगा वही सीईटी के लिए रहेगा, वो तो ऑब्वियस है। जो कॉन्सेप्ट हम जेई के लिए करेंगे वही कॉन्सेप्ट हमारा सीईटी के लिए रहेगा, वो तो ऑब्वियस है, बराबर। लेकिन जो क्वेश्चंस का लेवल है ना, वो सीईटी में बहुत नीचे आता है जेई से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा अगर टारगेट है कि मुझे सीईटी करना है, तो मैंने प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट बता दिया, तुम घर पे जाओ, तुम जेई का बुक मत पकड़ो, तुम सीईटी का बुक पकड़ो और उसी को सॉल्व करो। डोंट गो फॉर जेई बुक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सोहम समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। तुम एक बात सोच के बताओ सोहम, कि प्रोजेक्टाइल मोशन जेई के लिए अलग होगा, सीईटी के लिए अलग होगा क्या, कि दोनों के लिए सेम ही रहेगा कॉन्सेप्ट? सेम ही रहेगा सर। हाँ, फर्क कहाँ पे पड़ेगा? क्वेश्चंस के लेवल पे फर्क पड़ जाएगा, राइट? तो कॉन्सेप्ट आप वैसे ही समझो। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ लेक्चर में, मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसके साथ न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। आप क्या करो, अगर आपका मोटिव है कि मुझे सीईटी करना है, तुम उस पर ही फोकस हो जाओ, जेई कट कर लो, फोकस ऑन सीईटी एंड सॉल्व सीईटी बुक्स। सीईटी के जो स्टडी मटेरियल है, जो बुक तुम्हारे पास अवेलेबल है ना, ये चैप्टर का सीईटी लेवल का ही क्वेश्चन करो, तुम जेई पे जाओ ही मत। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और उसमें जो डाउट आ रहा है ना, यू आस्क मी। तो अभी से तुम दिमाग में एकदम सेट कर लो कि मुझे सीईटी पे ही करना है और मैं उसी पे ही पूरा हिट करूंगा, पूरा स्ट्राइक उसी पे ही करूंगा। समझ आ रहा है? बट सर इफ वी सॉल्व द जेईई लेवल क्वेश्चंस देन विल इट मतलब सीईटी का तो इजी रहेगा ना फिर? हाँ इजी रहेगा, बिल्कुल इजी रहेगा। लेकिन सीईटी का मैंने क्या बोला, सीईटी इज एग्जामिनेशन ऑफ स्पीड। स्पीड में सॉल्व करना है, वहां सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, टाइम के अंदर सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपको सारी रिगरस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। होता क्या, मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। एग्जामिनेशन में मैं जेई का एग्जामिनेशन था, केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, आंसर +7 वोल्ट था, मैं -7 वोल्ट मार के आया था। मुझे अभी तक याद है गलती। क्यों? एग्जामिनेशन में पैनिक होता है, और जितना अच्छा तुम परफॉर्म अभी कर पाओगे ना, उतना अच्छा एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। Are you getting my point? And now you guys have moved to class 12th. So now you need to work on speed also. Speed पे भी काम करना जरूरी है, accuracy पे काम करना जरूरी है। In 11th standard, the thing was कि मुझे concept पता होना चाहिए। 12th standard में मुझे मेरे से सही बनना चाहिए और time के अंदर बनना चाहिए। Now you guys have moved to class 12th, so आपको उसके accordingly plan करना पड़ेगा। समझ में आया? और कुछ नहीं है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप कोई भी एक बुक उठा लो या स्टडी मटेरियल है वो उठा लो, एनीथिंग, सब में सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। उठा के सीक्वेंस में सॉल्व करना चालू करो, खटाखट खटाखट सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब तुम करके देखो, मेरा बात एक 10 दिन या 15 दिन के लिए मान के देखो, उसके बाद मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें खुद को ही समझ में आएगा कि अरे वाह, पहले मैं कहाँ था, अभी मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ सॉल्व करो और एक 10 दिन करके देखो, फिर देखो क्या आउटपुट आता है। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। हाँ Yes, sir.
हाँ प्लान Yes, करो sir. बेटा, हाँ प्लान करो, डोंट वरी। स्मृति, एग्जामिनेशन का डर क्या है? मुझे एक बात बताओ, मैं एक सिंपल सा बात आपको बताता हूँ। मैं बहुत क्लीशेड एग्जांपल ले रहा हूँ बट ये बहुत काम का है। मान लो एनी क्रिकेटर इफ यू टेक, विराट कोहली पकड़ के चलते हैं, है ना? मुझे बताओ क्या ये हर मैच में सेंचुरी बनाता है क्या? हर मैच में नहीं सर। हाँ कभी सर, 0 पे आउट होता है, नहीं होता है? होता है। Yes, फिर sir. अभी हम लोग अगर लाइफ में 100 एग्जामिनेशन देंगे तो हर एग्जामिनेशन में पास हो जाएंगे, हर एग्जामिनेशन में टॉप करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। पोस्ट अरे तुमसे क्या, मेरे से भी बहुत, मैं भी बहुत एग्जामिनेशन में फेल हो गया हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने लाइफ में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिए सब मेरा क्रैक हुआ है क्या? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। एग्जाम में फेल होगा, इट्स ऑब्वियस। अगर 10 एग्जामिनेशन में दोगे आप तो एक ही 2 में पास होगे, बाकी सब में फेल हो जाओगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक एग्जामिनेशन में फेल हो गया तो उसके बाद लाइफ खत्म हो जाता है क्या, कि और भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं? अगर आप एक एग्जाम क्रैक आपसे नहीं हुआ तो लाइफ खत्म है कि उसके आगे और भी बहुत कुछ है? और भी बहुत कुछ है। बहुत और कुछ है, बहुत कुछ है। ये एग्जाम एक स्टेप है और यही चीज हम नहीं समझ पाते। एग्जाम देना, एग्जाम देना, अरे क्या एग्जाम देना है? जो पढ़ा है वो एग्जाम में देखेंगे, नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा तो अच्छी बात, एज सिंपल एज दैट, है ना? और मैं आपको बताऊं, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब तुम एग्जामिनेशन को विदाउट टेंशन दोगे ना, तुम्हारा परफॉर्मेंस खुद ब खुद इनहांस हो जाएगा, अपने आप अच्छा परफॉर्म करोगे। एग्जाम एक स्टेप है, ये ध्यान रखो। और क्या होता है ना, हमारे आसपास में पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, क्लास का प्रेशर, हर जगह से होता है वो, टॉप करना है, टॉप करना है। अरे भाई, अगर सब लोग टॉप करेंगे तो सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा? और ऐसा थोड़ी कि टॉप पर कोई जॉब लगता है बाकी लोग को जॉब नहीं लगता, ऐसा भी नहीं है। Are you getting my point? Just take examination as a challenge. Don't take it as a headache. Headache मत बना एग्जाम को, चैलेंज लो। ये एग्जामिनेशन में मैं चैलेंज लेता हूँ, मैं इतना करूंगा या करूंगी, है ना? और एग्जाम, अगर मान लो एग्जाम खराब भी हो गया, हो गया, हो गया, अगली बार अच्छा करूंगा। ऐसा थोड़ी एग्जाम खराब हो गया तो रोते रोते बैठेंगे। लाइफ में जब आगे तुम मेडिकल में जाओगे, इंजीनियरिंग में जाओगे, इंजीनियरिंग में टोटल 40 एग्जामिनेशन तुम्हें देना है, एक सेमेस्टर में 5 पेपर होता है, 39 पेपर, सॉरी। 1 ईयर में 10 पेपर्स होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट थ्योरी पेपर्स, प्रैक्टिकल और बाकी सब तो अलग है। अभी 40 पेपर्स में से एक आधा पेपर बैक गिरेगा भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है? गिरेगा तो गिरेगा, अगली बार अच्छा करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अंदर से पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव रहो, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, बस ये लेकर चलो, बाकी कुछ मत सोचो, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा ना, जैसे तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव है कि यस आई विल डू इट, आई कैन क्रैक इट, तो अपने आप तुम देखना चीजें बदलने लगेगा। सब एटीट्यूड का खेल है। एटीट्यूड सही रखो, सब सही रहेगा। एटीट्यूड खराब हुआ, सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना? ये प्रिपरेशन के फेज में कभी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे से बढ़िया कोई नहीं, और कभी ऐसा लगता है कि मेरे से खराब कोई नहीं, मैं एकदम खराब हूँ। ये दोनों फेज में नहीं जाना है। ना ही तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ कि मेरे से बढ़िया कोई नहीं, और ना इतना कॉन्फिडेंस गिरा लो कि मेरे से बुरा कोई नहीं ना, तो दोनों कंडीशन में रिजल्ट नहीं आएगा। एकदम सॉर्टेड रहो, क्वेश्चन देखो, हिट मारो, ये क्वेश्चन है, हिट करेंगे इसको, बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा। रेफरेंस बुक फॉर व्हाट? जेई या नीट, किसके लिए पूछ रहे हो सर? अच्छा, जेई एंड सीईटी। फॉर जेई ना, you can use Arihant book, DC Pandey. It's a good book. सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहता है जेई के लिए। अरिहंत का बुक आप फॉलो कर सकते हो। और उससे भी बढ़िया एक बताता हूँ, एक वेबसाइट है studyadda.com, सुना है इसके बारे में सब लोगों ने? नो सर। हाँ, एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट है studyadda.com। मैं तो बोलता हूँ बुक परचेज ही मत करो, नेट सबके पास अवेलेबल रहता है। studyadda.com है एक वेबसाइट, इस पे जाओ। नीट के बच्चे भी जाना, नीट का भी उसमें पोर्टल है।
और सीटी जेई के लिए भी है। studyadda.com पे जाओ, हाँ यू कैन सी दैट ऑल्सो। डीसी पांडे लेक्चर इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, वो भी अच्छा है। बुक फॉर नीट इज अगेन अरिहंत, डीसी पांडे। अरिहंत का बुक डीसी पांडे फॉर नीट, दैट इज ऑल्सो गुड बुक। या फिर तुम सिंगेज का बुक फॉलो कर सकते हो फॉर नीट। सिंगेज ओनली फॉर नीट, जीआई वाला मत ले लेना, सिंगेज ओनली फॉर नीट, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। या फिर स्टडी अड्डा पे जाके देखो, वहां पे भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। सिंगेज नहीं कर सकते, करो सिंगेज करो, लेकिन सिंगेज थोड़ा लेंदी है एक्चुअली, तो सिंगेज करने के लिए आपको टाइम चाहिए। डीसी पांडे मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस का नंबर कम है और ऑलमोस्ट सारा टॉपिक कवर हो जाता है। सो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू डीसी पांडे। अरिहंत, हाँ और सीईटी फॉर सीईटी यू विल हैव टू सी द लोकल बुक। एमटीजी का बुक सीईटी के लिए अच्छा रहता है ना, एमटीजी का बुक सीईटी के लिए अच्छा रहता है, so आप एमटीजी फॉलो कर लो सीईटी के लिए। सर एमटीजी क्या होता है नहीं पता। मुझे व्हाट्सएप पे हाई करना, मैं वो लिंक तुम्हें भेज दूंगा, ओके है सर। ना। ओके सर, एचसी वर्मा बुक नहीं, एचसी वर्मा इज नॉट इनफ एक्चुअली। एचसी वर्मा, देखो एचसी वर्मा बुक बहुत पुराना बुक है एक्चुअली, भारतीय भवन पब्लिकेशन का है। मैं भी हर बैच में एचसी वर्मा करवाता हूँ। एचसी वर्मा क्या करता है ना कि वो फिजिक्स को और मैथ को रिलेट करना सिखाता है। तुम देखना एचसी वर्मा के सारे क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, कैलकुलस आता है। सो एचसी वर्मा एक्चुअली क्या है ना, एचसी वर्मा रिलेट्स मैथ्स विद फिजिक्स, वो आपका फर्स्ट स्टेप है, और वो एडवांस के लिए या मेंस के लिए है। वो तो करना ही करना है, वो तो मस्ट बुक है, क्योंकि उसके जैसा कोई और बुक नहीं है जो कि आपको मैथ्स और फिजिक्स को इतना अच्छा रिलेट करके बताएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एचसी वर्मा आप सॉल्व कर लो कौस्तुभ, कंप्लीट दैट, एंड उसके बाद आप कोई भी एक बुक कर लो, चाहे आपके पास मटेरियल है तो वो कर लो, या फिर अरिहंत या सिंगेज में से कोई एक बुक कर लो। सो पहले तो एचसी वर्मा करना ही है, और उसके बाद जो एक बुक और लगता है दैट यू हैव टू कंप्लीट, क्योंकि एचसी वर्मा तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं बताता, एचसी वर्मा मैथ्स सिखाता है, मैथ्स फॉर फिजिक्स। एचसी वर्मा टीचेस अस मैथ्स फॉर फिजिक्स। एचसी वर्मा कॉन्सेप्ट नहीं सिखाता, कॉन्सेप्ट के लिए या तो आपको अरिहंत पे जाना पड़ेगा या फिर सिंगेज पे जाना पड़ेगा। हाँ यस स्मृति, एमटीजी इज इनफ फॉर नीट, नो डाउट, एमटीजी सही है बुक नीट के लिए। एक और बात बताता हूँ, नीट के स्टूडेंट क्या करो ना, फिजिक्स का जो फॉर्मूला है ना, उसका फॉर्मूला का एक चार्ट बना लो, मेक अ चार्ट ऑफ फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला का चार्ट अपने स्टडी टेबल के बाजू में लगा के रखो, फॉर्मूला और प्लस उसके नीचे एक दो लाइन में शॉर्ट कंसेप्ट हर चैप्टर का, वो सब चैप्टर का बना के रखो एंड कलेक्ट दैट, अभी से ही करना चालू करो। समझ में आ रहा है? दैट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। केमिस्ट्री के लिए टीचर्स आपको कंसेप्ट बताएंगे, बट आपको रेफरेंस बुक भी करना पड़ेगा, एनसीईआरटी इज मस्ट, देन उसके अलावा आपको रेफरेंस बुक्स भी करने पड़ेंगे। चलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. सर जेई मेंस के लिए भी वो आपने बोला वो बुक चलता है ना, आर्यन? हाँ नो नो, इफ क्लास का भी देखा है मैंने मटेरियल सीटी के लिए, वो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ एक्चुअली, वही फॉलो करो। नहीं, फॉर फिजिक्स एनसीईआरटी इज नॉट सो गुड, क्योंकि फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चंस का एक, या तो तुमने देखा है एनसीईआरटी में एक एडिशनल एक्सरसाइज करके टॉपिक है, एक्सरसाइज में वो क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस है वो, राइट। लेकिन क्या होता है ना कि सिर्फ अगर तुम टफ क्वेश्चन बनाने बैठोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा अगर नहीं सॉल्व होगा तो। आपको इजी 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 करके टफ पे जाना है, वो आपको रेफरेंस बुक्स में मिलेंगे। अथर्व, इज इट क्लियर? ओके फाइन, चलो एक क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग बिफोर वाइंडिंग अप। ओके, सो मान लो कि मैं यहां से प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहा हूं, so I am firing projectile
such that this is making an angle of 37 degree. और यहाँ से प्रोजेक्टाइल मैंने प्रोजेक्ट किया है 50 मीटर पर सेकेंड से, और ये एंगल मेरा 53 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है फाइंड रेंज, सॉरी फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, ये दो करेंगे। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट ए पार्ट में एंड बी पार्ट में मैक्सिमम हाइट। चलो मैं भी करता हूँ, इसको साथ में करेंगे। फर्स्ट केस में यू हैव टू कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे? दिस इज व्हाट 2u sin अल्फा माइनस, 37 and alpha is 53. हाँ अल्फा इज 53 एंड बीटा इज 37। सो एक्चुअली टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 into 50 into sin 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री by 10 into cos of 37 डिग्री। अब लफड़ा, हाँ बोलो ना। Alpha ground से है या inclined plane से? हाँ ये ग्राउंड से इंक्लाइन प्लेन का 37 दिया है, और ये प्रोजेक्शन का एंगल आपने मैंने 53 दे दिया है। Okay sir. ओके अभी ये सिर्फ इसमें ये लफड़ा ये कैलकुलेट करने के लिए कैसे करोगे आप ये कैलकुलेशन? साइन अल्फा माइनस बीटा। हाँ तो ये हम साइन ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए इंटू कॉस बी Sin A cos B minus cos A sin B. माइनस sin B. साइन बी, हाँ साइन ए इंटू कॉस बी। सो ये कितना हो जाएगा? साइन 53 डिग्री इज व्हाट 4/5 इंटू 4/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5। सो ये हो गया 16 minus 9/25। So 16 minus 9 is how much? Okay, 16 minus 9, 7/25। ये होगा ना वैल्यू? Yes sir. ओके अब यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, सो दिस विल बी व्हाट, एक जीरो से ये कैंसिल हो गया, 2 into 5 into 7/25 into this will become 4/5। सो ये 5 ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, दिस विल बिकम t is equal to 2 into 7/4 2, this is 7/2 implies कि जो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा this will be equal to 3.5 seconds। 3.37 आ रहा है पीयूष तुम्हारा? चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन ढंग से। Sir 7/25 के आगे क्या है? 7, अच्छा 7/25 ये वाले टर्म को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया इन प्लेस ऑफ दिस, एंड बाकी सब आप कैलकुलेट कर लो। देखो फॉर्मूला वाला पार्ट में दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर्मूला इज साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला कितना होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए, ये होता है ना फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का। Yes sir. हाँ बस वो यूज कर लिया। देखो तो साइन 53 minus 37 है, तो इन प्लेस ऑफ ए आई एम हैविंग 53 हियर एंड इन प्लेस ऑफ बी आई एम हैविंग 37 हियर। तो यहाँ प्लेस करके बाद में हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो maximum height में निकल। मैक्सिमम हाइट के लिए वही फॉर्मूला लगा दो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय जी कॉस 2g कॉस बीटा। यही था ना फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट के लिए, अगर आप कैलकुलेट करोगे। सो सर 4/, अल्फा माइनस बीटा निकलना है, उसका
7/25 का स्क्वायर करें। हाँ हाँ बिल्कुल। 4/5 ऐसे लिया स्टीवन, cos 37 का वैल्यू 4/5 होता है, so that we have plugged over here. Steven, is it clear? So cos 37 का वैल्यू प्लेस कर दिया 4/5. ओके, सो हाइट के लिए भी आप वैसे ही करो उसी वे में, h is equal to u square sin square अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2g इंटू कॉस बीटा। सब कुछ पता है, तो ये बेसिकली हो जाएगा h कितना हो गया 50 का स्क्वायर इंटू 7/25 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10 इंटू 4/5, जो भी आएगा कैलकुलेट करने के बाद दैट मच मीटर विल बी योर आंसर। ओके ठीक, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ गया लॉजिक? Yes, sir. ओके ठीक ठीक, सबको क्लियर है? इज इट फाइन विद एवरीवन? Yes, sir. ओके ठीक, ठीक है, विल वाइंड अप फॉर टुडे। Yes, sir. विल वाइंड अप फॉर टुडे। आज आफ्टरनून में असाइनमेंट में दोनों का है, इंटीग्रेशन का और ये प्रोजेक्टाइल का अपलोड करूंगा, और अगले लेक्चर में विल स्टार्ट विद न्यूटन्स लॉ। ओके, ठीक, बाय। बाय। हाँ स्मृति, आई हैव अपलोडेड द लेक्चर एंड आई विल शेयर द लिंक टुडे। मैंने लास्ट लेक्चर अपलोड कर दिया, आज लिंक शेयर करूंगा उसका। ओके ठीक, ठीक, चलो बाय बाय, बाय। बाय बाय बाय।